हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मोस्ट वेलकम है मेरे प्यारा सा चैनल फिजिक्स निट जी में। आज हम लोग सीखेंगे कूलम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। इसके पहले लेक्चर्स में हम कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं एंड उस प्रीवियस जेईई मेन के प्रीवियस ईयर्स के पूछे हुए क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बचे हुए कुछ जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। A charge capital Q is divided into two parts kept at certain distance. How much should value of each part of charge so that they experiences maximum repulsion? देखिए, पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि एक कैपिटल चार्ज Q गिवन है, हमें इसको डिवाइड करना है दो भाग में और वो दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करना है कि जब हम उसको पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखें ना, कैपिटल Q को डिवाइड करके किसी खास डिस्टेंस पे हम अगर उसको रख रहे हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर हम फिक्स कर दिए तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, क्या बोला गया है कि आपको गिवन है कितना चार्ज, तो टोटल बोल रहा है कि कैपिटल Q चार्ज गिवन है आपको, इसी को डिवाइड करना है टू पार्ट्स में, इसको डिवाइड करना है टू पार्ट्स में। तो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट वन पार्ट बी एक्स। अगर एक पार्ट इसका x है तो दूसरा पार्ट इसका क्या हो जाएगा, इसका अदर पार्ट कितना होगा, तो देखिए टोटल Q था, इसमें से एक पार्ट को हम x एज्यूम कर लिए तो दूसरा पार्ट इसका Q माइनस एक्स हो जाएगा। अब कहता है कि ये दोनों चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये दोनों चार्ज को किसी सर्टेन डिस्टेंस पे, किसी फिक्स डिस्टेंस पे रखिए। तो एक x को हमने यहाँ पे रखा और इससे d डिस्टेंस पे दूसरे चार्ज को हमने रखा, तो दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा, Q माइनस एक्स। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका क्या हो जाएगा, Q माइनस एक्स। ये d को फिक्स रखना है। तो बोल रहा है कि ऐसा दोनों भाग लीजिए, दोनों पार्ट को इस तरीके से डिवाइड करिए कि ये दोनों पार्ट के कारण जो आपस में जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, देखिए Q को डिवाइड करना है तो Q का जैसा नेचर होगा वैसा ही नेचर x का होगा, वैसा ही नेचर x माइनस Q माइनस एक्स का होगा। सपोज करिए ये 10 कूलम है तो 10 कूलम को दो भाग में बांटना है। ठीक है, दो भाग में बांटेंगे तो किसी पे 2 कूलम होगा, किसी पे 8 कूलम होगा। ठीक, तो दोनों तो एक नेचर का हुआ ना, दोनों प्लस हुआ, या दोनों अगर माइनस है तो दोनों माइनस होगा, क्योंकि उसी को तो डिवाइड करना है दो पार्ट में, तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक, सेम नेचर के चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सिव नेचर का। तो कहता है कि इसके बीच में जो लगने वाला रिपल्सिव फोर्स है एफ, ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो बोल रहे हैं कि इस पे कितना चार्ज होगा और इस पे कितना चार्ज होगा, ये बता दीजिए, दोनों भाग का वैल्यू कितना होगा, दोनों पार्ट का वैल्यू कितना होगा। तो हमको कम से कम ये तो पता है ना कि दो चार्ज गिवन है, डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो Q1 के जगह पे यहाँ पे क्या है, क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे k इंटू Q1 के जगह पे x एज्यूम किया है और Q2 के जगह पे एज्यूम किया है कैपिटल Q माइनस एक्स अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, तो d का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे स्पेस नहीं है, हम क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। हमें दोनों के बीच में लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स है वो ये मिला, के क्यू के एक्स इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन डी स्क्वायर। हमें f का वैल्यू मिला कि q से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा qx, x से इंटू करेंगे तो qx, x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन
डी स्क्वायर। ठीक है, डी फिक्स है, के फिक्स है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स। क्या है वेरिएबल, एक्स। और इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, इसका रिपल्सिव फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ पे एक कैलकुलस में एक मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन जो है एफ, ये अगर डिपेंड कर रहा है एक्स पे, ये क्या कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है एक्स पे। और इसका अगर आपको मैक्सिमम, इसका अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करिए ना कि इसका df बाई डी एक्स निकाल लेते। ये अगर x पे डिपेंड कर रहा है, f डिपेंड कर रहा है x पे, और f का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करिए, df बाई डी एक्स निकाल करके और जीरो कर दीजिए। df बाई डी एक्स को जीरो कर दीजिए, तो वहां से x का कोई वैल्यू मिलेगा, इसी x पे f का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है, आइए इसी लॉजिक को यहाँ लगाते हैं। यहाँ फोर्स है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और एफ का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हमें डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। यही ना बोलता है कैलकुलस कि अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो डी एफ बाई डी एक्स को जीरो कर दीजिए, और एक्स का वैल्यू आपको जो मिलेगा उस वैल्यू पे एफ का मान मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ऑलरेडी बोल दिया है कि यहाँ पे दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है ना मैक्सिमम है, तो हम मिनिमम का तो सवाल ही नहीं उठता है। डी एफ बाई डी एक्स, एफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और फोर्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और उसको जीरो कर देंगे, तो एक्स का वो वैल्यू हमें मिलेगा जिस पे ये फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। क्योंकि मिनिमम यहाँ पे नहीं आएगा, क्वेश्चन ही बोल दिया है। डी एफ बाई डी एक्स करने से दो चीज मिलता है, या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन बोल दिया है कि यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, तो सिर्फ हम डी एफ बाई डी एक्स जीरो करेंगे और वहां से एक्स निकाल लेंगे। उस एक्स पे एक्स का वो कौन सा वैल्यू होगा, तो चार्ज का वो वैल्यू होगा, तो एक्स के वो वैल्यू पे फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो डी एफ अपॉन डी एक्स, मतलब फोर्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो k बाई डी स्क्वायर बाहर हो गया। अब देखिए डिफरेंशिएशन इसका करेंगे क्यू एक्स का, क्यू भी कांस्टेंट है, गिवन चार्ज है, बोला था कि आपको क्यू गिवन है, कैपिटल क्यू, ये फिक्स है। वेरी कौन कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्यू इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, हो जाएगा ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि df बाई डी एक्स को जीरो करिए, df बाई डी एक्स को जीरो करिए, मतलब df बाई डी एक्स का वैल्यू ये है, इसको जीरो करना है, तो ये हो जाएगा k अपॉन डी स्क्वायर इंटू कैपिटल क्यू, क्यू इंटू 1 करेंगे तो क्यू माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहां से देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे इनटू में है, ये नीचे जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा q माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2x और 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा k, और ऊपर में हो जाएगा नीचे के ऊपर में हो जाएगा डी स्क्वायर, तो डी इंटू जीरो जीरो, और किसी भी नंबर से जीरो में डिवाइड करेंगे तो ये जीरो आएगा, तो इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा कंप्लीटली जीरो। इसको सॉल्व करिए तो 2x को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा q, x इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई 2। मतलब यहाँ पे कितना चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए q बाई 2। टोटल चार्ज कितना था, q था, उसका आधा यहाँ पे होना चाहिए, तो आधा चार्ज यहाँ पे बचना चाहिए, आधा q बाई 2 यहाँ पे होगा। अब आधा कैसे पता चला, तो देखिए q माइनस एक्स कर लेते हैं, टोटल चार्ज q था और x का वैल्यू q बाई 2 आ गया, तो दूसरा पार्ट क्या है q माइनस एक्स, तो q माइनस एक्स का वैल्यू आया है q बाई 2, तो ये हो जाएगा, सॉल्व करिएगा दोनों का एलसीएम 2, 1 से डिवाइड करिएगा 2 टाइम्स 2 इंटू क्यू करिएगा तो 2 क्यू, वैसे ही 2 से 2 को डिवाइड करिएगा 1 टाइम 1 इंटू क्यू करिएगा तो क्यू, तो ये हो जाएगा 2 क्यू बाई
2q माइनस क्यू बाई टू इज इक्वल टू क्यू बाई टू। तो यहाँ पे भी क्यू बाई टू, यहाँ पे भी क्यू बाई टू। अब देखिए इसका लॉजिक समझिए, आपको बोल देता कि 10 कूलम का चार्ज है, कितने कूलम का? 10 कूलम का चार्ज है, और उसको दो भाग में ब्रेक करके और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस कर दीजिए, दोनों के बीच के डिस्टेंस को फिक्स कर दीजिए, तो वो मैक्सिमम फोर्स कब फील करेगा? तो क्या करेंगे, दोनों पे आधा आधा जब फोर्स रखेंगे ना, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। देखिए ना, एक जनरल रिजल्ट निकल करके आ गया, कितना? क्यू बाई टू, क्यू बाई टू। टोटल कितना गिवन था? क्यू। तो आधा आधा दोनों को दे देंगे, और उसको अगर किसी खास डिस्टेंस पे रखेंगे, फिक्स डिस्टेंस पे, तो दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा ना, वो मैक्सिमम होगा। अगर 10 न्यूटन 10 कूलम के फोर्स को हम यहाँ 2 कूलम देते, यहाँ पे 8 कूलम देते और यही डिस्टेंस पे रखते, तो जो फोर्स आता, तो इस केस के फोर्स से कम आता। फिर अगर यहाँ पे बढ़ा के 3 कूलम करिए, यहाँ पे आपका 7 कूलम करिए, 10 कूलम आपके पास है ना, तो 3 और 7 रखिए, फिर भी फोर्स जो है अभी भी मैक्सिमम नहीं लगेगा। दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जब दोनों को आधा आधा चार्ज दीजिएगा तब। ठीक है, तो एक बार देखिए इसको जेईई मेन क्या किया है कि कैपिटल क्यू दिया है और बोला है कि दोनों को डिवाइड करिए कि मैक्सिमम फोर्स लगे, और एक बार क्या किया है, बोला है कि 10 कूलम चार्ज दिया गया और दो पार्ट में डिवाइड करिए, और डिवाइड करके बताइए कि कितना कितना दोनों पार्ट को चार्ज हिस्सा में मिलेगा कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो कितना कितना? क्यू बाई टू, क्यू बाई टू। ठीक है, बराबर बराबर चार्ज दोनों को देंगे और किसी खास डिस्टेंस पे रखेंगे, फिक्स डिस्टेंस पे, तभी दोनों के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, कई बार पूछा है इसको। ठीक है, और फिर हो सकता है पूछ दे, इसीलिए इसको ध्यान से करिएगा। चलिए हम इसको इरेज करेंगे। अब क्या करिए, इसका अगला जो प्रॉब्लम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज का, वो हम करवाएंगे, और उसका एक अलग टाइप है। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच आर फिक्स्ड एट डिस्टेंस 2d, मतलब दो चार्ज दिया है और उसको फिक्स कर दिया है, एक दूसरे से डिस्टेंस क्या है? 2d। थर्ड चार्ज प्रोटॉन placed at midpoint is displaced slightly by distance x। अब कहता है कि 2d जो चार्ज है, एक एंड पे एक इलेक्ट्रॉन को, दूसरे एंड पे दूसरे इलेक्ट्रॉन को रखा है, और ये जो फिक्स चार्ज है उसके बीच में मिड पॉइंट में प्रोटॉन को रखा है। अब क्या बोल रहा है कि उसको डिस्प्लेस किया जाता है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाता है। किधर? तो एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया जाता है परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। मतलब अगर ऐसे फिक्स करके रखे हैं ना, तो इसके मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर वाले जो लाइन है उसके लॉन्ग प्रोटॉन को डिस्प्लेस किया जाता है, या तो ऊपर या नीचे। जैसे ये लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस है, तो इसका जो मिड पॉइंट है वहां पे प्रोटॉन को रख दिया। प्रोटॉन को रखेगा तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स इधर लगेगा उतना ही इधर लगेगा, तो यहाँ पे बीच में इक्विलिब्रियम में वो रहेगा। लेकिन कहता है कि इसको डिस्टर्ब किया जाता है इक्विलिब्रियम को, इसको थोड़ा ऊपर स्लाइटली डिस्प्लेस कर देता है। एक्स बोला है कि एक्स ऊपर में डिस्प्लेस किया जाता है, मतलब परपेंडिकुलर जो लाइन है, मिड पॉइंट से पास करने वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, प्रोटॉन विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब कहता है कि डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो वो ऑसिलेशन शुरू कर दिया। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक शुरू कर दिया, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो कहता है कि कितना फ्रीक्वेंसी से, कितना एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो एसएचएम करेगा, एग्जीक्यूट कर रहा है। बोला है ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ऑसिलेट करेगा, अपने पाथ को बार बार रिपीट करेगा। ठीक, तो कितना एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो ऐसा करेगा अगर मास ऑफ प्रोटॉन एम हम कंसिडर करें तो आइए पहले हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं, क्योंकि पूरा बोर्ड तो क्वेश्चन ही ले चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन एक दो पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए केयरफुली इसको करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखिए, हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे था क्या? इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए चार्ज तो सबका इक्वल ही होता है, तो क्यू ही एज्यूम कर लेते हैं इसका भी, और यहाँ पे भी चार्ज क्या है? क्यू है। प्रोटॉन को यहाँ पे रखा था मिड पॉइंट पे, ये टोटल डिस्टेंस इसके बीच का कितना है? 2d। ठीक, ये इसका मिड पॉइंट है जहाँ पे प्रोटॉन को रखा गया था और फिर इसको डिस्टर्ब किया जाता है।
तो मान लीजिए कि इसको थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है, कितना, x बोला है ऐसा क्वेश्चन में कि इसको x डिस्प्लेस किया जाता है। ठीक है, ये प्रोटॉन को यहाँ पे रखिएगा ना, q को, तो जब प्रोटॉन को यहाँ पे रखिएगा तो ये इक्वेरियम में रहेगा। यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है। चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ना, इसीलिए हमने क्यू क्यू एज्यूम कर लिया, प्रोटॉन है तो प्लस क्यू लिया। इसको डिस्प्लेस करके मान लीजिए कि यहाँ पे इसको यहाँ ला करके छोड़ दिया, तो यहाँ पे ऐसे ला करके यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको इस तरफ एक फोर्स लगाएगा, इस पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको इस तरफ खींचेगा। ठीक, ये एफ, दोनों एफ हम क्यों लिए, तो दोनों में देखिए Q1 Q2 दोनों बराबर है और दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। ये वाला डिस्टेंस d है, ये x है, तो ये हो जाएगा √d² प्लस x² होगा, और इतना ही ये भी हो जाएगा d² प्लस x²। अब देखिए अगर हम इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लें तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, दोनों कन्ग्रुएंट फिगर है, तो इस f का कंपोनेंट इसके लॉन्ग कितना हो जाएगा, तो f cos थीटा, और इसका भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, f cos थीटा। इसका कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग, इस फोर्स का कंपोनेंट, ये जो है इसको इधर खींचेगा तो इसका, इस फोर्स का कंपोनेंट इसके लॉन्ग f cos थीटा, और इसका भी कंपोनेंट x cos थीटा। तो इधर नेट फोर्स कितना हो गया, f नेट जो है वो हो जाएगा 2f cos थीटा। देखिए यहाँ पे f cos थीटा प्लस f cos थीटा। अब देखिए इसका कंपोनेंट एक इधर होगा f sin थीटा, तो इसका भी कंपोनेंट इधर होगा f sin थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड का है, तो इस पे, इस प्रोटॉन पे नेट फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। अब देखिए एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है एसएचएम कैसे कर रहा है, जब यहाँ हम डिस्प्लेस करके यहाँ पे हम प्रोटॉन को छोड़ रहे हैं तो इसके और इसके वजह से नीचे फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से ये नेट फोर्स जो इधर है 2f cos थीटा, इसके वजह से यहाँ पे तो प्रोटॉन के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, मिड पॉइंट पे आते आते फोर्स के कारण इधर एक्सेलरेशन लग रहा है होगा, और एक्सेलरेशन के कारण ये प्रोटॉन यहाँ आते आते एक वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा, जिस कारण ये यहाँ करके फिर रुकेगा नहीं, फिर उस वेलोसिटी के कारण नीचे चला जाएगा। ठीक है, इधर मूव कर जाएगा। जब इधर जाने की कोशिश करेगा नीचे ये प्रोटॉन, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर खींचना शुरू कर देगा, ये इधर खींचना, तो फिर नेट फोर्स इधर लगना लगेगा। तो जब नेट फोर्स ऊपर लगने लगेगा तो इसके वेलोसिटी को नीचे जाते जाते इसके वेलोसिटी को किसी पॉइंट पे जीरो कर देगा, तो प्रोटॉन नीचे फिर फर्दर आगे जाना बंद कर देगा। ठीक, तो जितना डिस्टेंस ऊपर x चला था तो x डिस्टेंस वो नीचे भी ट्रेवल करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में x डिस्टेंस चलने में जितना वेलोसिटी वो गेन कर लिया था उतना वेलोसिटी को लूज कर देगा नीचे चलने में। ठीक है, क्योंकि फिर जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे देखिए ना, जब ये प्रोटॉन नीचे चलने की कोशिश करेगा तो f इधर और 2f नेट फोर्स इधर लगने लगेगा, तो फिर क्या करेगा, x डिस्टेंस जाने के बाद इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स इधर होने के कारण ये फिर इधर चलना शुरू करेगा, और फिर मिड पॉइंट पे आते आते इधर उसके पास एक क्या है, फोर्स है, जिसके वजह से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन के कारण यहाँ पे आते आते फिर वेलोसिटी गेन कर लेगा, और उस वेलोसिटी के कारण फिर ऊपर जाना शुरू कर देगा। इसी तरीके से ये पाथ को बार बार रिपीट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम किसी भी समय जब x डिस्प्लेस करके छोड़ा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम नेट फोर्स लिखे तो ये आ गया। और देखिए नेट फोर्स के बारे में क्या बोला गया है, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में, x के बारे में क्या बोला गया है कि x जो है d के तुलना में बहुत छोटा है, ये जो डिस्टेंस d है ना, d से छोटा है, तो 2d से और छोटा हो जाएगा। अब हम इस f फोर्स को लिख रहे हैं, नेट फोर्स को, तो 2 इंटू एफ का वैल्यू क्या होगा, तो हो जाएगा k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, तो k इंटू
Q1 का वैल्यू Q और Q2 का भी Q, तो Q का स्क्वायर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। आर का वैल्यू ये है, क्या है, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस ये है या ये है, दोनों बराबर है, इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस मतलब एक्स अपॉन हाइपोटेनस मतलब रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 2k स्क्वायर, नीचे देखिए डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ऊपर में एक्स, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 1/2, स्क्वायर रूट है ना। अब यहाँ पे देखिए पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 प्लस 1/2 करेंगे तो हो जाएगा 3/2। ये क्या आया, ये आया नेट फोर्स। एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे नेट फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट, इस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर है। ठीक, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे Q के बारे में, तो Q का डिस्प्लेसमेंट X का डायरेक्शन ऊपर है और नेट फोर्स का डायरेक्शन नीचे है। 2f cos थीटा नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर हुआ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप निगेटिव साइन पुट कर दें कि नेट फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट है x, डिस्प्लेसमेंट जो x है और नेट फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पे। ठीक है, या फिर x को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कर लीजिए ऐसे माइनस, और यहाँ पे इसको आगे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये नेट फोर्स लग किस पे रहा है, तो ये लग रहा है प्रोटॉन पे, जिसका मास दे दिया है m, मास ऑफ प्रोटॉन, Q का मास क्या दिया है, m दिया है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रोटॉन का पे लगने वाला नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। राइट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक, इंटू एक्स। तो m को नीचे कर लीजिए, तो यहां से हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस, a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन m इंटू, यहाँ पे देखिए एक एजम्पशन भी लेते हैं, बोला क्या है कि x जो है d से बहुत छोटा है, x क्या है d से बहुत छोटा है, तो एक्स स्क्वायर करिएगा ना तो ये डी स्क्वायर से और छोटा हो जाएगा। डी स्क्वायर के तुलना में x अगर d से छोटा है तो एक्स स्क्वायर करिएगा तो d से और छोटा हो जाएगा। देखिए 3 बार छोटा का साइन लगाए हैं, तो आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, इसको आप एक्स स्क्वायर को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जब इसको हम इग्नोर कर देंगे तो ये क्या बचेगा, तो ये ऊपर में हो जाएगा के क्यू स्क्वायर इंटू एक्स, और नीचे हो जाएगा m को नीचे कर लिए और डी स्क्वायर, ये तो इसको हम ये टर्म को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि डी स्क्वायर के टर्म में रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है, ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस टर्म को हम इग्नोर कर देते हैं, तो नीचे बचेगा डी स्क्वायर का पावर 3/2, डी स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये 3/2 से 3/2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m इंटू डी क्यू। अब हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखिए ये सब टर्म जो है ना ये कांस्टेंट है, ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट ये है एक वेरिएबल टर्म है। तो इस तरीके का आपको जो रिलेशन है ना वो SHM में मिलता है। कहाँ पे, SHM में मिलता है। डिस्प्लेसमेंट जो है, एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स।
एसएचएम में ये डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन का रिलेशन आता है, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस, एक्स के जगह पे एक्स है, ओमेगा स्क्वायर का पूरा टर्म कौन ले लिया है, प्लेस कौन ले लिया है, तो ये के क्यू स्क्वायर अपॉन एम इंटू डी क्यूब। तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, यही ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, यही फाइंड करना है। तो चलिए एक बार फिर से हम ये वाला इरेज करके और फाइनल रिजल्ट को हम लिखते हैं। तो इसको आप इससे कंपेयर करिएगा इस रिलेशन को। तो ए की जगह पे ए है, एक्स की जगह पर एक्स है, ओमेगा स्क्वायर माइनस की जगह पे माइनस है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, बोलिए के क्यू स्क्वायर अपॉन एम इंटू डी क्यूब है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर हटाइएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन एम इंटू डी क्यूब। देखिए कभी कभी आपसे अगर टाइम पीरियड पूछ दे, इसमें तो ओमेगा पूछा है, टाइम पीरियड बोलेगा कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में एसएचएम में टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब जब यहाँ से ये यहाँ डिस्प्लेस किए ना, तो यहाँ से यहाँ चलकर आने में, फिर नीचे जाने में, फिर यहाँ आने में और फर्दर यहीं पे जाने में जो टाइम लगता है, एक टाइम पीरियड का लगता है। तो पूछे कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो लिखिएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो टाइम पीरियड आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यही रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आप इसको एक दो बार अगर समझ में ना भी आया है तो एक दो बार वीडियो को पॉज करके बार बार इसको समझने की कोशिश करिएगा, और ऐसे एक दो प्रॉब्लम और है उसको खुद से करिएगा, ठीक है। और एक बार डिस्प्लेस करता है इसको इस लाइन के लॉन्ग, ठीक है, वो क्वेश्चन खुद से करिएगा, क्योंकि वो सब में से जो बेस्ट क्वेश्चन था उसी को मैंने डिस्कस कर दिया। आज हम इसके सेशंस को आज ये जो न्यूमेरिकल सेशन है आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। हमारे अगले लेक्चर्स में आप सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखना नहीं भूलिएगा। तो फिर हम मिलेंगे नए लेक्चर्स में नए टॉपिक के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर।